जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो स्पेशली है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि आप रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आज हम इसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि वेलोसिटी, फिजिक्स में आपने वेलोसिटी पढ़ा होगा कि वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी मतलब v इज इक्वल टू डी बाई टी, मतलब डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो वो होता है आपका वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे आपको मैंने बताने वाला हूँ कि जैसे मान लीजिए आपको किसी भी व्हीकल्स की वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे होता है आपका v इज इक्वल टू डी बाई टी, मतलब डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम आप कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था कि हमारे पास में कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, हमारे पास जो भी है वो है कंसंट्रेशन। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में कंसंट्रेशन चेंज होता है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज करता है उस हिसाब से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। इसका मतलब है कि हमें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अगर आपको डिफिनेशन देना हो तो आप सीधा सा कह सकते हैं कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मींस चेंज इन द कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिर से, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है? चेंज इन द कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब सपोज दैट हम यहाँ पे रेट के लिए हम यूज कर रहे हैं R, तो R इज इक्वल टू C बाई टी, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं चेंज इन द कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन बाई चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम मतलब टाइम के हिसाब से जो रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो चेंज हो रहा है उसी को हम कहते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए आपको यह समझना है कि हमारा कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें दो फैक्टर होते हैं, एक तो आपका होता है रिएक्टेंट होता है और दूसरा होता है प्रोडक्ट, यानी कि दो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। आपको पता है कि जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के हिसाब से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है विथ टाइम। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप रिएक्टेंट के रेफरेंस में रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बताना चाहेंगे, यानी जनरली तो आप ये कह सकते हैं कि चेंज इन द कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, लेकिन टाइम के हिसाब से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। इसका मतलब क्या है कि आप यहां लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट के हिसाब से अगर आपको बोलना है तो आप कह सकते हैं कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन होने वाला जो डिक्रीज है, यानी डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विथ टाइम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, या फिर डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। दूसरा, आपको पता है कि जब कोई भी कंसंट्रेशन यानी कोई भी रिएक्शन चल रहा होता है तो उसमें प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, तो आप दूसरा डिफिनेशन दे सकते हैं प्रोडक्ट के हिसाब से, क्या कह सकते हैं? इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी कि ओवरऑल केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के हिसाब से ये कंसंट्रेशन चेंज होते हैं। अब सवाल यहां पर होता है कि जितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है उतना ही रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यानी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, मतलब यूनिट टाइम में जितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा उतना ही प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है विथ टाइम, वो स्पेशली क्या होता है? इक्वल होता है। हम लोग इस यानी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, आप उसको देखिए। अब जैसे मान लीजिए कि हमने आपको बताया है क्या कि y एक्सिस पे आप ले लीजिए कंसंट्रेशन, यानी y एक्सिस ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया आपका x एक्सिस। y एक्सिस पे हमको लेना है कंसंट्रेशन और x एक्सिस पे आप ले लीजिए आप टाइम। ठीक,
मान लीजिए कि जब आप रिएक्शन स्टार्ट करते हैं उस समय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, मैक्सिमम, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होता है 0। यानी कि जब आप रिएक्शन स्टार्ट होता है, यानी कि आपका रिएक्शन चालू होता है, उस समय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, मिनिमम होता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता है वैसे वैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाता है, ठीक है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाता है। आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये जो ग्राफ आप बता रहा है कि ये जो ग्राफ है वो किसके लिए है, रिएक्टेंट के लिए है, और ये जो ग्राफ है वो किसके लिए है, प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। अब आपको मैंने क्या बताया कि जब आप रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त रिएक्टेंट मैक्सिमम होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, 0। लेकिन स्लोली स्लोली रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन विथ टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक। स्लोली स्लोली प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आप यहां देख पा रहे हैं इस तरह, यानी कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में डिक्रीज कर रहा है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, ठीक। अब सपोज कर लेते हैं कि सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R1, फाइनल यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R1 एट टाइम T1, ठीक है। उसके बाद में फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R2 एट टाइम T2, ठीक है। उसके बाद में आपको लेना है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट P1 एट टाइम T1, और फाइनल कंसंट्रेशन लेंगे, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम T2, ओके। चलिए, अब ये आप देख पा रहे हैं कि ये रिएक्टेंट का ग्राफ है और ये किसका ग्राफ है, प्रोडक्ट का ग्राफ है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन यहां पर हम ले रहे हैं क्या, R1, और फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम ले रहे हैं R2, ठीक है। उसके बाद में फिर आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमने ले लिया है P1 और फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमने ले लिया है P2, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के डिफिनेशन के हिसाब से अगर आप जाते हो तो आपको मैंने क्या बताया, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, या फिर चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज इन टाइम, ओके। अब आइए देखते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा। तो आप यहां लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू चेंज, यानी कि R2 माइनस R1 बाई T2 माइनस T1, ठीक है। यानी कि अगर आप चेंज निकालते हैं तो फाइनल में से इनिशियल आप माइनस कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन द टाइम, ओके। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा T। अब माइनस का मतलब यहाँ पे दो बातें हैं। एक तो पहली बात तो है कि जो R2 की वैल्यू है वो कम है, यानी कि रिएक्टेंट का जो फाइनल कंसंट्रेशन है उसका अमाउंट कम है और रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन का अमाउंट ज्यादा है, इसलिए आप कम में से ज्यादा माइनस करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। लेकिन इस माइनस का मतलब ये है कि ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज डिक्रीज। ध्यान से समझ जाइएगा कि इस जो माइनस की मीनिंग है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमेशा क्या करता है, डिक्रीज करता है। चलिए, ये हमने निकाला रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रिएक्टेंट। अब हम निकालेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा आपका रेट इज इक्वल टू P2 माइनस P1 बाई T2 माइनस T1, मतलब चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। अब इसको हम क्या लिखेंगे, चेंज को हम लिख देते हैं डेल्टा P बाई डेल्टा T। देखो यहां पे जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये शो करता है कंसंट्रेशन को, ओके।
तो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ओके, मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट हमेशा प्रोडक्ट में चेंज होता है, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना डिक्रीज करेगा उतना ही प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब आप यहां पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अब क्वेश्चन यहां स्टार्ट होता है कि आपको पता है कि कभी भी हम किसी भी व्हीकल के या फिर किसी भी चीज की वेलोसिटी नहीं मेजर करते, बल्कि हम मेजर करते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मतलब एवरेज, क्योंकि आपको पता है, जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर से 50 किलोमीटर दूर जाना चाहते हैं, तो व्हीकल जब आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते समय क्या होता है कि जो उसका इनिशियल वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि आपके गाड़ी की वेलोसिटी इंक्रीज करती है, फिर डिक्रीज करती है, कहीं पे मोड़ आ जाता है तो आपकी वेलोसिटी काफ़ी कम हो जाती है, कहीं पे बिल्कुल स्ट्रेट रोड है तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, कहीं पे ब्रेकर आ जाता है, कहीं पे ट्रैफिक आ जाता है। मतलब 50 किलोमीटर आपको रन करना है, यानी 50 किलोमीटर तक आपको गाड़ी चलाना है, लेकिन उस 50 किलोमीटर रेंज में आप अलग अलग वेलोसिटी से अपनी गाड़ी चलाते हैं। उसका सीधा सा मतलब है कि हम जब फाइनल प्लेस पे पहुंच जाते हैं तो हम अपनी गाड़ी की यानी अपने वेलोसिटी निकालते हैं, अपना जो वेग है वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम अगर आप कर रहे हो तो ये आपका वेलोसिटी नहीं है, बल्कि ये कौन सा वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है। सेम एज अलग अलग टाइम पे जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है या फिर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है उसमें जो चेंज आया होगा वो अलग अलग आया होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन यानी कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कई फैक्टर पे डिपेंड करता है, जिसमें टेम्परेचर है, कंसंट्रेशन खुद एक फैक्टर है, इसके साथ साथ प्रेशर है, कैटलिस्ट है, सरफेस एरिया है। मतलब अलग अलग टाइम पे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में इंक्रीज और डिक्रीज अलग अलग हुआ होगा। इसका मतलब जब आप ओवरऑल चेंज फाइंड करना चाहते हो तो वो स्पेशली रेट नहीं होता, बल्कि वो होता है एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसलिए हम यहां पे रेट नहीं लिखेंगे, बल्कि हम लिखेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम यहां लिख देते हैं आर एवरेज इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो ये आपका हो गया रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आप कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां स्टार्ट होता है कि ये आपका हो गया एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि रिएक्टेंट का जो अमाउंट है वो डिक्रीज करता है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लिखे हैं, और प्रोडक्ट का अमाउंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस रखते हैं। ठीक है, अब एक बात और हम आपको बता दें इसी ग्राफ में कि जब इक्विलिब्रियम केमिकल रिएक्शन होता है तो इक्विलिब्रियम केमिकल रिएक्शन में स्पेशली क्या होता है कि रेट ऑफ यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यानी अगर आप इक्विलिब्रियम केमिकल रिएक्शन देखते हैं, ये स्पेशली वन डायरेक्शनल यानी कि यूनि डायरेक्शनल केमिकल रिएक्शन है, जिसमें से रिएक्टेंट ऑलवेज प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आप इक्विलिब्रियम केमिकल रिएक्शन की स्टडी करना चाहते हैं, तो इक्विलिब्रियम केमिकल रिएक्शन में सीधा सा उसका डिफिनीशन होता है कि इक्विलिब्रियम केमिकल रिएक्शन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब यहां पे अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो इस ग्राफ में ये जो पॉइंट बता रहा है, ये पॉइंट किसको बता रहा है, इक्विलिब्रियम केमिकल रिएक्शन में, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नियरली क्या हो गया है, सेम हो गया है। अब उसके बाद अगर वो इक्विलिब्रियम स्टेज में रहा तो ये जो ग्राफ है ये ऐसा न जा करके कुछ ऐसे मुड़ जाएगा, यानी कि कुछ ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका टाइम तो बढ़ता जाएगा, लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम केमिकल रिएक्शन। मींस टाइम इंक्रीज बट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज सेम। इसी को हम कहते थे इक्विलिब्रियम केमिकल रिएक्शन। मतलब अगर आप इसको बीच से लेकर ऐसे स्टेट कर देते हो और यहां से लेकर यहां स्टेट लेकर चले जाते हो, तो ये किसके लिए हो जाएगा, आपका इक्विलिब्रियम केमिकल रिएक्शन के लिए। लेकिन
हमें इक्विलिब्रियम केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसलिए हम यूनिफॉर्म मतलब एक यूनि डायरेक्शन में हम रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसमें से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां स्टार्ट होता है कि अगर हम रेगुलर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना चाहेंगे तो आपको समझ में आता है कि इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जब हम फाइंड करते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं, तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है। और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब बहुत ही कम समय में रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज, यानी कि बहुत ही कम टाइम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो होने वाला चेंज है उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मींस इन वेरी माइन्यूट टाइम decrease in the concentration of reactant and increase the concentration of product is called instantaneous rate of chemical reaction। तो अभी आपने जो देखा वो था एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और कैसे आप डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। उसमें आपको पता है कि हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में इसलिए हम जाना चाहते हैं क्योंकि एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में अलग अलग फैक्टर और अलग अलग आपके जो कंडीशन है वो अप्लाई हुआ होगा, जिसकी वजह से टोटल चेंज बाई मतलब टोटल चेंज ऑफ कंसंट्रेशन बाई टोटल चेंज इन टाइम। लेकिन अगर आपको बहुत ही लेस टाइम में किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करना है तो उसके लिए आपको यूज करना है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आइए देखते हैं। इसमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में ज्यादा आपका कुछ नहीं है, सिर्फ आपको यह समझना है कि इन दोनों ग्राफ को हम जो आपको अभी दिखाए, इन दोनों ग्राफ को हम थोड़ा सा अलग करके इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको शो करते हैं। ठीक है, जैसा आपको पता है कि वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन होगा और एक्स एक्सिस पे टाइम होगा। ये हो गया आपका टाइम और यहाँ पे हमने लिख दिया है कंसंट्रेशन। ये जो आपका ग्राफ होगा वो रिएक्टेंट के लिए लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रोडक्ट के लिए। अब सवाल यहाँ पर है कि जो भी ग्राफ है उसको बिल्कुल ऐसे करके लाइए, जो आपका रिएक्टेंट का ग्राफ था वो रिएक्टेंट के फॉर्म में आप दीजिए, जो प्रोडक्ट का ग्राफ था उसको आप प्रोडक्ट के फॉर्म में दीजिए। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे आपका टाइम है और यहाँ पे क्या है कंसंट्रेशन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मींस चेंज इन द कंसंट्रेशन चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन वेरी स्मॉल टाइम, यानी वेरी लेस टाइम। मतलब अगर आप यहां से लेकर के यहां तक जाते हैं तो मैक्सिमम टाइम हो गया, यहां से लेकर के यहां तक जाते हैं तो क्या हो गया आपका मैक्सिमम टाइम हो गया। अब इसके बीच में कोई बिल्कुल स्मॉल चेंज ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहां पे आपका हो गया T1 और यहां हो गया T2, यानी ये जो रेंज है वो मैक्सिमम रेंज है, लेकिन इसके बीच में कोई एक स्मॉल टाइम ले रहे हैं T1 और T2। अब इसमें क्या होगा कि आपका कंसंट्रेशन भी चेंज होगा। मान लीजिए ये कंसंट्रेशन हो गया C1 और ये हो गया कंसंट्रेशन C2। तो ये जो आपको एक स्लोप मिल रहा है, ये जो आपको स्लोप मिल रहा है इसको हम लिखेंगे यहाँ पे R इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे लिख देते हैं C2 माइनस C1 बाई T2 माइनस T1। तो ये हो जाएगा आपका R इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी। आपको पता है कि अब इसके पहले यहां पे हमने जो दिया था आर एवरेज इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, जबकि आपको बताया गया होगा कि डेल्टा का मतलब होता है लार्ज डिफरेंस और डी का मतलब होता है स्मॉल डिफरेंस। इसका मतलब क्या हो गया कि इसको आप लिख देते हैं आर रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी। अब यही प्रोसेस हम कहां करेंगे आगे की तरफ। अब यहां पे हम ले लेते हैं ये कि आपका ये टाइम हो गया, दूसरा टाइम यहां ले लेते हैं, ये हो गया आपका T1 और ये हो गया आपका T2। यहां पे हो जाएगा इस तरह आपका, ये हो गया आपका C1 और ये हो गया C2। तो इस तरह आपका जो एक स्लोप आएगा, यहाँ पे जो एक स्लोप आ रहा है इसी स्लोप को हम लिखेंगे R इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू C2 माइनस C1 बाई T2 माइनस T1। ठीक है, अब इसको हम लिख देंगे R इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dP बाई dt। ये आपको सीधे पता है। और यहाँ पे जो लिखा था हमने R एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T। मतलब साफ है कि अगर आप एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिटरमाइन करते हो तो ये ऊपर वाला फार्मूला यूज करना। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिटरमाइन करते हो तो आपको ये वाला फार्मूला यूज करना। फिर
जिसने यानी कि जो आपका कंसंट्रेशन यानी लेस टाइम में जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का डिक्रीज करेगा उतना ही कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा। तो आप यहां लिख सकते हैं आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। ओके, अब हम इसी इक्वेशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। फिर बाद में क्या हो गया कि हम लिख देते हैं रेट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन वी आर फिर डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन वी पी डी पी बाई डी टी। ओके, मतलब यहां पे क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हम दोनों की इक्वेशन को एक साथ लिख देते हैं तो यहां पे हो जाएगा आपका आर एवरेज इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अगर आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जाते हैं तो हो जाएगा आपका रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी, यहां पर लिख देंगे 1 अपॉन वी आर इज इक्वल टू 1 अपॉन वी पी डी पी बाई डी टी। ओके, तो ये आपका इक्वेशन हो गया इंस्टेंटेनियस और ये ऊपर वाला जो इक्वेशन हो गया वो हो गया एवरेज। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां स्टार्ट होता है कि ये जो वी आर और वी पी है ये स्पेशली क्या है। तो आपको हम बताना चाहेंगे ये मल्टीपल नंबर है, यानी जब आप केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हो तो किसी न किसी मल्टीपल नंबर का यूज करते हो। उस मल्टीपल नंबर को हम कहते हैं स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मल्टीपल नंबर को आप स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कह सकते हैं या फिर मोल कह सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये जो वी आर है यानी रिएक्टेंट का स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होगा और वीपी मतलब प्रोडक्ट का स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होगा। अभी हम आपको इस इक्वेशन के लिए कुछ एग्जाम्पल दे करके बताते हैं कि वी आर और वीपी आप कैसे जान सकते हैं। सिंपल सा है कि वी आर और वीपी मतलब रिएक्टेंट का स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट और प्रोडक्ट का स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को आपको लेना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ हो गया आपका H2 प्लस 1I2, इसको हमने चेंज कर दिया 2HI। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि हाइड्रोजन रिएक्टेंट है, आयोडीन रिएक्टेंट है और आपको हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो आपका प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन का जो स्टिचियोमेट्री मतलब मल्टीपल नंबर है वो 1 है, आयोडीन का मल्टीपल नंबर 1 है। तो ऐसे कंडीशन में आप 1 का 1 से डिवाइड करेंगे कोई मतलब वही वैल्यू आने वाली है, लेकिन प्रोडक्ट का जो मल्टीपल नंबर है वो 2 है। तो अगर हम इस रिएक्शन के लिए यूज करें ये वाला फार्मूला तो आपका हो जाएगा रेट इज इक्वल टू माइनस DH2 बाई dt इज इक्वल टू माइनस DI2 बाई dt इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि आपको पता है कि 1/Vp। अब आपके यहां दिख रहा है कि प्रोडक्ट का जो स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 2 है, तो इसलिए हमने यहां पे लिख दिया 1/2 DHI बाई dt। ओके, नाउ एक दूसरा इक्वेशन हम ले लेते हैं, उसके लिए शो करते हैं। जैसे मान लीजिए हो गया आपका N2 प्लस 3H2 चेंज इनटू 2NH3। इसके लिए देखिए नाइट्रोजन का मल्टीपल नंबर 1 है, हाइड्रोजन का मल्टीपल नंबर 3 है और ये अमोनिया का मल्टीपल नंबर 2 है। मतलब हाइड्रोजन का स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है और अमोनिया का स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। अब इसको इस फार्मूले के हिसाब से रखेंगे तो आप यहां लग सकते हैं रेट इज इक्वल टू माइनस डी N2 बाई dt इज इक्वल टू माइनस 1/3 DH2 बाई dt इज इक्वल टू 1/2 DNH3 बाई dt। क्लियर? तो मैंने आपको बताया कि जो भी मल्टीपल नंबर हो या फिर उसको हम स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं उसको आपको डिवाइड में करना है। अगर रिएक्टेंट है तो उसके पहले माइनस लगा देना, अगर प्रोडक्ट है तो उसके पहले माइनस नहीं लगाना है, तो उसको पॉजिटिव में रखना है। ठीक है, अब एक थोड़ा सा बड़ा सी इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ हमने लिख दिया है 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस चेंज इनटू 3Br2 प्लस 3H2O। अब इस इक्वेशन के लिए हम ये वाला यूज करेंगे तो आपका हो जाएगा रेट इज इक्वल टू माइनस 1/5 DBr माइनस बाई dt इज इक्वल टू माइनस DBrO3 माइनस बाई dt इज इक्वल टू माइनस 1/6 DH प्लस बाई dt इज इक्वल टू
1/3 dBr2/dt इज इक्वल टू 1/3 dH2O/dt। ठीक है, तो मैं ये समझता हूं कि आप इस फार्मूले का यानी VR और VP क्या है उसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम आपको बताने वाले हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है। हमको समझना है कि रेट ऑफ यानी कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की यूनिट क्या है उसको जरा देखते हैं। अभी आपने देखा था कि रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, अब आपको समझ में आता है कि अगर आप कंसंट्रेशन का यूनिट अगर आप लेते हो तो कंसंट्रेशन बहुत सारी यूनिट है, लेकिन जनरली जो हम यूनिट यूज करते हैं वो होता है मोलरिटी। ठीक है, मोलरिटी का मतलब क्या है कि मोल पर लीटर, यानी कि यहां पर आप लिख सकते हैं मोल पर लीटर बाय यहां पर लिख सकते हैं टाइम। मतलब जो टाइम है उसके लिए हमने टाइम यूज किया है, अगर आप चाहें तो इसके टाइम के लिए क्या यूज कर सकते हैं, सेकेंड यूज कर सकते हैं। तो चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम दिस इज नोन एज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का जो यूनिट है आपको पहले समझना है कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है। तो कंसंट्रेशन की यूनिट जो जनरली हम लेते हैं वो होता है आपका मोल पर लीटर, और चेंज इन टाइम यानी टाइम का जो हम यूनिट लेते हैं वो स्पेशली होता है आपका सेकेंड या SI यूनिट होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप यहाँ पे लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये हो जाएगा आपका मोल, लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स। अब क्वेश्चन यहां पर है कि कंसंट्रेशन की जो यूनिट है वो तो वही लेंगे, लेकिन टाइम के जो यूनिट है वो हम बदल सकते हैं, जिसमें से हम मिनट भी ले सकते हैं, आवर्स ले सकते हैं, ईयर ले सकते हैं, डे ले सकते हैं। तो अगर आप ऐसा यूनिट की बात करें तो आप यहां लिख सकते हैं मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। तो ये आपका हो गया यूनिट ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, या फिर आप यहाँ पे टाइम इनवर्स भी ले सकते हैं। जा रहे हैं रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब रेट कांस्टेंट क्या है, आपने 11 में पढ़ा होगा, गुडवर और वाग ने एक रूल दिया था, मीन्स रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। According to Goodwin and Waugh, the rate of chemical reaction is directly proportional to the concentration of the reactant. इसके साथ साथ यहाँ पर हम आपको ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन भी बता देते हैं। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट and the exponent, the sum of exponent of the concentration of reactant is known as order of reaction. आइए देखते हैं, यहां पर हम एक समझते हैं, यहां पे हम ले लेते हैं मान लीजिए हो गया A और चेंज हो रहा है किसमें, B में। अगर अकॉर्डिंग टू गुडवर और वाग आप जाना चाहते हैं तो यहां पर हो जाएगा आपका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। मैंने बताया कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इस प्रोपोर्शनलिटी मार्क को हम हटाएंगे तो किसी न किसी कांस्टेंट से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा आपका K और ये हो गया आपका A। तो जो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको जो हमने जो प्रोपोर्शनलिटी मार्क से उसको जो हमने रिमूव किया तो ये कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई किया और इसी K को हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। ओके, ध्यान समझिए, ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब हम प्रोपोर्शनलिटी मार्क को हटाते हैं तो किसी न किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते और वो कांस्टेंट है K, और K को ही हम कहेंगे रेट कांस्टेंट। ठीक, अब इसी रेट कांस्टेंट को हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कह सकते हैं। कब, जब आपके रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यानी कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर आप 1 मोलर ले लेते हैं, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर टेकन एज 1 मोलर, एट दैट टाइम रेट कांस्टेंट इज नोन एज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है। आपको ध्यान से समझना है कि जैसे मान लीजिए कि आप रेट के प्लेस पे यानी रेट के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस dA/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस dA/dt इज इक्वल टू KA। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था
कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, ये हो गया आपका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, जब आप प्रोपोर्शनलिटी मार्क को रिमूव करेंगे तो आपका आ जाएगा के, और यही जो के है वो आपका है रेट कांस्टेंट, और इसी के को हम कहेंगे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट तब जब आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 1 मोलरिटी हो जाएगा। क्लियर। अब हमें पढ़ना है ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन। सपोज दैट हम यहां पे ले लेते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए के पावर x और b के पावर y। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, रेट इज इक्वल टू के ए के पावर x और b के पावर y। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां स्टार्ट होता है कि ये जो k है ये रेट कांस्टेंट है, और ये जो x और y है इसी को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ, order of reaction is the sum of suitable exponent of the concentration of reactant। सीधा सा मतलब है order of chemical reaction is the sum of suitable exponent, यानी जो भी exponent है, तो sum of exponent of the concentration of reactant, यानी जो भी reactant का concentration है उसके ऊपर जो भी exponent लगा हुआ है उसको अगर आप sum कर देते हैं तो उसी को हम कह देते हैं order of chemical reaction। अब यहां पर हम लिख देते हैं order of chemical रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन x प्लस y। अब ये जो x है और y है उसके प्लेस पे कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन में भी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इसके साथ साथ फ्रैक्शन में भी हो सकता है, निगेटिव वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, वो कैलकुलेट वैल्यू नहीं है। कैलकुलेट वैल्यू को आप देख के बता सकते हैं, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नॉट थ्योरेटिकल वैल्यू, ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। इसलिए ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन 0 पॉसिबल है, 1, 2, 3, इसके साथ साथ फ्रैक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यू, यानी कोई भी वैल्यू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हो सकता है। आपको ध्यान क्या लगाना है कि यहां पे जो भी एक्सपोनेंट आएगा, अब एक्सपोनेंट मेजर करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम दें, तो मान लीजिए कि रिएक्टेंट ए है, रिएक्टेंट ए है और दूसरा रिएक्टेंट बी है और प्रोडक्ट बना रहा है सी। मान लीजिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में ए कंप्लीटली सी में चेंज हो जाता है और बी जो है वो हाफ चेंज होता है सी में, यानी जो ए है, जो ए रिएक्टेंट है उसका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में जा रहा है, और जो बी रिएक्टेंट है उसका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में नहीं जा रहा बल्कि हाफ जा रहा है। तो अगर मान लेते हैं कि इसके लिए हम लिखते हैं तो आपका हो जाएगा रेट इज इक्वल टू के ए के पावर, आप ऑलरेडी क्या रखेंगे 1, क्योंकि वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट में जा रहा है, और बी जो है वो आधा प्रोडक्ट में जा रहा है, इसका मतलब बी का पावर हो जाएगा 1/2। अगर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करेंगे तो आपको सम करना है, तो a का पावर 1 है और b का पावर 1/2 है, जो कि वैल्यू हो जाएगी 1.5। तो इसको आपको एक्सपेरिमेंटली ही प्रूफ करना पड़ेगा कि कौन सा, अगर मान लेते हैं कि a का कंसंट्रेशन पूरा प्रोडक्ट में जा रहा है, b का कंसंट्रेशन भी पूरा प्रोडक्ट में जा रहा है, इसका मतलब तब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर a का कंसंट्रेशन में पूरा प्रोडक्ट में जा रहा है, बी के कंसंट्रेशन में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, तब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा 1। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है इसको थ्योरेटिकली आप नहीं बता सकते। अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में जो चेंज आ रहा है उसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं, जिसमें से आपको बहुत सारे टाइट्रेशन किया होगा आपने, चाहे वो एसिड बेस का टाइट्रेशन किया हो या फिर आपका रिडॉक्स रिएक्शन का टाइट्रेशन किया हो, तो उस टाइट्रेशन के माध्यम से आप क्या निकालते हो, चेंज इन द कंसंट्रेशन। अब ए के कंसंट्रेशन और बी के कंसंट्रेशन, दोनों के कंसंट्रेशन में टोटल चेंज होकर के वो प्रोडक्ट बना रहा है, तो ए के रेफरेंस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा, बी के रेफरेंस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा, तब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, टोटल 2 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें ए और बी के कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगा। तो हमने आपको यहां पे बता दिया है कि आप रेट कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन कर सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में क्या डिफरेंस है, मॉलिक्यूलरिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, वो पहले हम बताएंगे। उसके बाद में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम लोग डिराइव करेंगे, जिसमें से आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। और ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये दोनों ही बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका डेरिवेशन आता है। तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो हमारा जब आएगा तो आप जरूर देखिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।